हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन के बारे में। इससे पहले जो हमने इस चैप्टर के टॉपिक्स कंप्लीट किए थे वो थे फोटोसिंथेसिस पढ़ा था हमने, रेस्पिरेशन पढ़ा था, डाइजेशन पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्सर्जन। तो उत्सर्जन को स्टार्ट करने से पहले हम इससे पहले वाले टॉपिक्स पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जब हमने रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तब हमने क्या देखा था कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में जो वेस्ट गैसेस रहती है उन वेस्ट गैसेस को क्या करते हैं, हम बाहर निकालते हैं ना। एग्जाम्पल, जैसे हमें O2 की नीड रहती है तो हम क्या करते हैं, CO2 को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं क्योंकि CO2 की हमारी बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही जब हमारी बॉडी में एक्सक्रीट अमाउंट में वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, कैसा वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट, उस नाइट्रोजिनस वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, जो हानिकारक वेस्ट पदार्थ होते हैं हमारी बॉडी में, नाइट्रोजिनस वेस्ट पदार्थ, उन पदार्थों को क्या करते हैं, हम हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं यानी कि रिमूव करते हैं। उसे क्या कहा जाता है, उत्सर्जन। और इन हानिकारक नाइट्रोजिनस पदार्थ में हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सीस अमाउंट में हमारी बॉडी में वाटर का इकट्ठा हो जाना। जी हाँ, यहाँ पे हम यूरिन की बात कर रहे हैं। जब हमारी बॉडी में एक्सीस अमाउंट में वाटर इकट्ठा हो जाता है, पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वही पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में आ गया तो क्या करना पड़ेगा, हमें हमारी बॉडी से उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अब हम जिस फॉर्म में पानी को पी रहे हैं, क्या उसी फॉर्म में हम पानी को बाहर निकाल सकते हैं? नहीं, वो कन्वर्ट हो जाता है, किस में, यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। वही आज हम हमारे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हम जो पानी पी रहे वो यूरिन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, देन वो यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कैसे हो रहा है। इसके लिए कुछ सिस्टम से हमारी बॉडी में हम आज उसे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें हानिकारक वर्ज्य नाइट्रोजिनस पदार्थों को हमारी शरीर से बाहर निकाला जाता है उत्सर्जन कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया बताया मैंने अभी आपको, उत्सर्जन की प्रक्रिया। इसमें क्या हो रहा है, उत्सर्जन कर रहे हैं हम किसका, नाइट्रोजिनस वेस्ट पदार्थों का जो कि हमारी बॉडी में है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल हार्मफुल नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, इट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कि हमारी बॉडी से वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है, यानी कि उत्सर्जन कहलाता है। अब पानी तो हमने पी लिया, उस पानी को हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी में, किडनी, जिसे कहा जाता है वृक्क। सुना है आप सभी ने, किडनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी, जो कि यूरिन को बाहर निकालने में हेल्प करती है। अब हम किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे। हमेशा की तरह मैं डायग्राम पहले से ड्रॉ करके रखा है आप लोगों के लिए ताकि टाइम कम कंज्यूम हो और आपको समझ जल्दी आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को देखो, ये है आपकी किडनी, दिख रही है ये दोनों। जो किडनी होती है इसका शेप कैसा है, बीन शेप्ड है, यानी सेम के आकार की होती है। ये सेम फली का बीज देखा है, हाँ, तो उससे थोड़ी बड़ी होती है। कैसा शेप होता है इसका, सेम के बीज के आकार का शेप होता है इसका। अब इसका जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होती है आपको कोई नहीं बताएगा, बट मैं बताती हूँ आपको कितनी होती है। देखिए, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई होती है इसकी वो हम मान सकते हैं 5 सेंटीमीटर। और जो इसकी मोटाई होती है, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई। मोटाई को हम ऐसे कर सकते हैं, मोटाई होती है इसकी 2 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी बड़ी हमारी एक किडनी होती है। अब आप इस डायग्राम में एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मैम ने एक किडनी तो बनाई है ऊपर, एक किडनी बनाई है नीचे। तो देखिए, इसका भी एक रीज़न है, मिस्टेक नहीं हुई है मुझसे, डायग्राम में मैंने बनाया ही ऐसा ही है। क्योंकि देखिए, ये होती है हमारी लेफ़्ट किडनी और ये होती है हमारी राइट किडनी, यानी दाया वृक्क और बाया वृक्क। अब हम खड़े ऐसे हैं तो ऑब्वियसली ये हमारी लेफ़्ट होगी, ये हमारी राइट होगी, और अगर हम ऐसे हो जाएंगे तो फिर वो कैसे हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। समझ आपको ऐसे ही आएगा।
तो जब मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया था, यानी कि पाचन तंत्र पढ़ाया था, उसमें एक ऑर्गन की बात हुई थी, लीवर। उस लीवर का साइज़ इतना बड़ा होता है और वो कहाँ पर होता है हमारी बॉडी में, राइट साइड में होता है। किधर? यहाँ पर। तो इस वजह से जो राइट साइड की किडनी होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी नीचे स्टेबल होती है, यानी कि थोड़ी सी नीचे आ जाती है। इसलिए मैंने इस वाली किडनी को क्या किया है, थोड़ा सा नीचे बनाया है और इस किडनी को थोड़ा सा ऊपर बनाया है, बट साइज़ दोनों का सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता। अब अगर हम बात करें उत्सर्जन तंत्र की, ये हमारे मानव का उत्सर्जन तंत्र, यानी कि मेरा उत्सर्जन तंत्र, आपका उत्सर्जन तंत्र सेम, कोई चेंज नहीं होता है, मेल फीमेल में सेम रहता है। अब जो मानव उत्सर्जन तंत्र रहता है ये 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है वो 3 होती है। कौन सी? 1 पेयर इसमें क्या होता है, किडनी, यानी एक जोड़ा क्या होता है, वृक्क का होता है। कितना होता है ये? 1 जोड़ा। उसके बाद 2 क्या होता है, यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी, जहाँ यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, वो यूरिन कहाँ होकर आता है, मूत्रवाहिनियों में, यानी यूरेटर्स से। तो 1 जोड़ा क्या होता है, यूरेटर। ये जो आपकी NCERT की हिंदी मीडियम की बुक है उसमें गलत लिख रखा है कि 1 मूत्रवाहिनी, जबकि वहाँ क्या होना चाहिए, 1 जोड़ा। इंग्लिश वाली में सही है, बट हिंदी वाली में थोड़ा सा हो सकता है प्रिंट मिस्टेक हो गया हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो मेन चीज़ रहती है हमारी, वो रहता है यूरिनरी ब्लैडर, यानी मूत्राशय, जहाँ पे यूरिन आके इकट्ठा हो जाता है और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। यह है आपको स्ट्रक्चर समझ। अब ये कुछ मोटी मोटी बात हुई अपने उत्सर्जन तंत्र की। इसके बाद किडनी के अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। इन्हीं नेफ्रॉन्स के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मूत्र कहाँ बनता है, नेफ्रॉन्स के अंदर बनेगा। अब देखिए बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, मतलब दोनों किडनी के मिला के इतने नेफ्रॉन्स होते हैं कि अगर इसे हॉरिजॉन्टल कर लिया जाए, यानी कि सिंगल कर लिया जाए, तो कितने 16 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये कवर कर सकते हैं। इतने सारे नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी के अंदर, और एक नेफ्रॉन एक टाइम में कितना 0.1 mm यूरिन का फॉर्मेशन कर सकता है। कितना? 0.1। और एक बार में एक किडनी से कितने का हो सकता है, 10 ml का। यानी कि अगर किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो एक बार में 10 ml यूरिन बनता है, और वो यूरिन बन के कहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आके इकट्ठा हो जाता है। आया समझिए आपको? तो ये डायग्राम से आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि जो मेन चीज़ है हमारे उत्सर्जन तंत्र की, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, वो क्या है, नेफ्रॉन है। क्योंकि इन्हीं नेफ्रॉन में क्या हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो हमें आज पढ़ना है और समझना है। तो अब इतने से नेफ्रॉन से तो आपको समझ आएगा नहीं, तो हमने क्या किया कि इस एक नेफ्रॉन की अल्ट्रा स्ट्रक्चर ली, यानी कि किडनी से एक नेफ्रॉन को निकाला। उस नेफ्रॉन को निकालने के बाद हमने माइक्रोस्कोप में उसकी स्टडी की कि उस नेफ्रॉन में एक्चुअल की स्ट्रक्चर क्या होती है, यानी एक्चुअल क्या क्या पोर्शंस होते हैं जिसमें हमारे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर एक नेफ्रॉन की कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये क्या है, एक वृक्काणु। नेफ्रॉन को हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्काणु कहते हैं। ये है पूरा एक नेफ्रॉन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ये पूरा हो गया है आपको क्लियर। अब यहाँ से निकाल लिया एक नेफ्रॉन, यानी कि ये नेफ्रॉन कहाँ से निकाल लिया, यहाँ से निकाल लिया। अब इस नेफ्रॉन को निकालने के बाद हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर। तो पूरा एक नेफ्रॉन ऐसा दिखाई देता है। इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, देखिए सबसे पहले तो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर। ये रही कप शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या होता है, 2 धमनियाँ होती हैं, अभिवाही और अपवाही। अंदर ग्लोमेरुलस होता है, और इस पूरे को कहा जाता है बोमन संपुट, यानी इस पूरे कप का नाम क्या है, बोमन संपुट। ठीक है। अब ये पूरा ट्यूबुलर पार्ट होता है इसका, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। लास्ट में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर किस में जाके ओपन होती है, संग्राहक नलिका में। संग्राहक नलिका यानी कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें यूरिन आके इकट्ठा हो जाता है, यानी यूरिन कहाँ पर रहता है, संग्राहक वाहिका में, कलेक्टिंग डक्ट में। अब ये जो 2 मैंने आपको अभिवाही और अपवाही धमनियाँ बताई है, यहाँ पे ये लिख लिया अपवाही। देखिए इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि लंग्स में क्या होता है, CO2 और O2 अलग अलग हो जाती है। तो
जो लंग्स से ब्लड आता है, ठीक है, ब्लड कहाँ से आएगा, लंग्स से ही आएगा। अब लंग्स से ब्लड आया तो लंग्स से ब्लड लाने का काम कौन करेगी, ये एफरेंट आर्टियोल, इसको क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्टियोल यानी अभिवाही धमनी। ये ब्लड लेकर कहाँ पर आएगी, कैप्सूल के अंदर। कैप्सूल के अंदर ब्लड लाकर इसने छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर इसने ब्लड लाके छोड़ दिया। अब यहाँ पर जब हम इसका वर्किंग प्रोसेस पढ़ेंगे, यानी कैसे पूरा इसका प्रोसेस हो रहा है, तो हम इसको कितने स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे, 3 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। कौन कौन सी, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड पढ़ेंगे हम इसका रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड पढ़ेंगे हम इसका ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। ये प्रोसेसेस पढ़ना कहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी, यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ब्लड आया, ब्लड में CO2 नहीं है, क्योंकि CO2 लंग्स में क्या होगी, अलग होगी, डिफरेंट होगी। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है ऐसा ब्लड जिसमें CO2 को छोड़कर सब है। CO2 भी है बट कुछ परसेंट में रहती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिल्कुल प्योर ब्लड नहीं हो सकता, CO2 तो रहेगी बट कैसे रहेगी, एग्जिस्ट अमाउंट में नहीं रहेगी, उसका अमाउंट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ब्लड आया, यहाँ से क्या आया, ब्लड आया। अब इस ब्लड में क्या होगा, यहाँ पे ब्लड का होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि जो परमिएबल चीज़ें होगी वो क्या होगी, अंदर चली जाएगी, और जो परमिएबल नहीं होगी, जो निकल नहीं सकेगी, वो यही रह जाएगी। अब क्या क्या निकलेगा, ग्लूकोज निकल सकता है, अमाइनो एसिड्स निकल सकते हैं, लवण जो रहते हैं वो निकल सकते हैं, मिनरल्स निकल सकते हैं, वो सब क्या होंगे, निकल जाएंगे। किस में आ जाएंगे, बोमिन संपुट में, यानी कि कैप्सूल के अंदर आ जाएंगे। और जो ब्लड है वो क्या होगा, अंदर आ गया। और जो नॉन परमिएबल थी, नॉन परमिएबल में क्या आएगी, जैसे रेड ब्लड सेल्स है, जो बड़ी बड़ी ब्लड सेल्स है वो रह जाएगी। और बड़ी बड़ी क्या, नॉर्मल ब्लड तो बाहर ही रह जाएगा, ब्लड सेल्स रह जाएगी। और जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन बन चुका है, वो प्रोटीन भी कैसा होगा, बाहर ही रह जाएगा। अब यहाँ पर अंदर आ गया, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस ख़त्म हुई। अब यहाँ से जो ब्लड है या जो बाकी की चीज़ें, ये क्या होती है, ये पूरी ट्यूबुलर, ये वाली जो मैंने बनाया है इस कलर से, इसमें क्या हो रहा है, ये सब ट्यूबुलर पार्ट क्या कर रहा है, इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट हो गई, कौन सी है, रीएब्जॉर्प्शन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया किसका, ग्लूकोज का, सॉल्ट्स का, या जो भी और मिनरल्स हैं उनका। सेकेंड है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि यहाँ पे जो अल्ट्रा फिल्टर हुए, कौन कौन, ग्लूकोज हुए, अमाइनो एसिड्स हुए, लवण हुए, मिनरल्स हुए, उनको रीअब्जॉर्ब कर लेगा कौन, ये ट्यूबुलर वाला पार्ट, ये नलिका वाला पार्ट क्या करेगा, यहाँ से इन चीज़ों को ले लेगा। ये जो ब्लू ब्लू मैंने बता रखा है ना, ये क्या है, अपवाही धमनिका है जो चली जा रही है पूरे नेफ्रॉन्स में। इसी में क्या है, ग्लूकोज और जो भी मिनरल्स है, इनको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये ट्यूबुलर वाला पार्ट। इसलिए इसको कहा जाता है रीएब्जॉर्प्शन, यानी पुनर्अवशोषण। एक बार फिर से अवशोषण हो जाएगा सारी चीज़ों का। यहाँ पे ये चीज़ हुई आपको क्लियर। इसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन तो हो गया। अब क्या चीज़ है इस ट्यूबुलर वाले यानी नलिका वाले पार्ट के पास, ये रहा हमारा नलिका वाला पार्ट जो कि सिक्रेट होगा। क्या है इसके अंदर, तो जो ट्यूबुलर वाला पार्ट यानी नलिका वाला पार्ट है वो क्या चीज़ सिक्रेट करती है, वो सिक्रेट करती आयंस। वाई, जस्ट बिकॉज यूरिन में आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे, क्योंकि ब्लड तो क्या हो गया यहाँ पे अल्ट्रा फिल्टर हो गया। ब्लड के बाद जो ब्लड में वेस्ट नाइट्रोजिनस था, मतलब नाइट्रोजिनस वेस्ट था, क्या था वो, यूरिन था। तो वो यूरिन ही क्या चल रहा है, चला आ रहा है ना पूरी इस स्ट्रक्चर में, क्या सिर्फ यूरिन है। तो यहाँ से यूरिन में और भी जो जो मिनरल्स थे सब ट्यूबुलर वाले पार्ट ने रीअब्जॉर्ब कर लिए। अब ट्यूब ने क्या सोचा कि यार यूरिन का आयनिक बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो कुछ आयंस इस यूरिन के अंदर डाले जाए, जैसे H+ आयन है, K+ आयन है, पोटेशियम आयन है। क्योंकि क्या होता है कि हमारी बॉडी में
आयन का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी। अगर आयनिक बैलेंस हमारी बॉडी में नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। इसीलिए ये ट्यूबुलर पार्ट क्या करता है, आयंस का सिक्रेशन करता है। जैसे ये ट्यूब वाला पार्ट है, तो जैसे H+ आयन, K+ आयन, ये क्या करेंगे, इसमें सिक्रेट कर देंगे। अब यूरिन का आयनिक बैलेंस हो गया मेंटेन। देन यूरिन कहाँ गया, जाते 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 यहाँ पे चला गया कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा यूरेटर में, ठीक है। और यूरेटर से कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। अब एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली है कि जब ये सारे नेफ्रॉन्स मिलके यूरिन का फॉर्मेशन कर देते हैं, यानी हमारे ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल लिया और उस वेस्ट को किस में लाके इकट्ठा कर दिया, ये सारी प्रोसेसेस होने के बाद किस में इकट्ठा कर दिया, मूत्राशय में, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल्स रहती है, यानी कि जो पूरा यूरिनरी ब्लैडर बना हुआ रहता है, वो कैसा रहता है, पेशी रहता है, यानी मस्क्यूलर रहता है। इसलिए इसका नियंत्रण किसके हाथों में रहता है, नर्व्स के हाथों में रहता है, यानी तंत्रिकाओं के। और तंत्रिकाओं का नियंत्रण किस में है, हमारे हाथों में, यानी हमारे ब्रेन के हाथों में। इसलिए हमारा कंट्रोल रहता है यूरिन पर, यानी कि हम जब चाहें यूरिन को एक्सक्रीट कर सकते हैं। हाँ, वो कंडीशन अलग है कि जब वो एक्सीज अमाउंट में हमारी बॉडी में यूरिन इकट्ठा हो गया और हमें उसे हमारी बॉडी से बाहर निकालना है, तब ना चाहते हुए भी फ्लो हो जाता है। पर जनरल कंडीशन में जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसका कंट्रोल हमारे हाथों में है, क्योंकि वो मस्क्यूलर होता है। हम जब चाहे यूरिन को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि अगर किडनी में डिसबैलेंस हुआ या किडनी खराब हो जाती है ना, तो एक रोग हो जाता है जिसे बोला जाता है ब्राइट्स रोग। ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, बट फिर भी रख लो, माइंड में रहेगा। कौन सा रोग होता है, ब्राइट्स रोग हो जाता है। कब, जब किडनी डिसबैलेंस हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है। अब ये पूरा समझ आया आपको, एक बार ये डायग्राम देखो अच्छे से। हुआ ना, ये किडनी है, हमने इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर लिया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, नेफ्रॉन देखा, ठीक है। अब अगर हम यूरिन का केमिकल कंपोजिशन देखें, यानी रासायनिक संगठन देखें, तो क्या क्या होता है यूरिन के अंदर। वाटर होता है, ओबियसली वाटर का परसेंट सबसे ज़्यादा होता है। वाटर होता है यूरिन में 93% क्या होता है, सिर्फ वाटर होता है। इसके अलावा यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होते हैं, और भी थोड़े बहुत मिनरल्स होते हैं जो यूरिन के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये बात हुई हमारे पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन की। अब बात आती है कि अगर हमारी किडनी ख़राब हो जाए, है ना, अगर हमारी किडनी ख़राब हो जाए या किडनी में कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा क्या। हाँ, कुछ डिसबैलेंस अगर होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आएगी ही। तब क्या होता है, अगर बहुत एक्सीज अमाउंट में हमारी बॉडी में यूरिन बन ही नहीं रहा है ना, सपोज अगर बहुत सारा गार्बेज हमारे घर में इकट्ठा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उससे घर से बाहर फेंकेंगे या घर में ही रहने देंगे। इससे क्या होगा, घर में स्मेल आएगी, गंदगी हो जाएगी। जस्ट लाइक हमारी बॉडी में भी वही है कि अगर यूरिन बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में इकट्ठा, क्योंकि पानी तो पियेंगे, प्यास लगेगी, और वो पानी नाइट्रोजनस वेस्ट में भी कन्वर्ट होगा, और उस नाइट्रोजनस वेस्ट को हमें हमारी बॉडी से बाहर भी निकालना रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं। हाँ, ये जो किडनी है ये हमारी बॉडी में नेचुरली सभी की बॉडी में होती है, लेकिन बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं कि किडनी क्या होती है, ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। व्हेन किडनी आर नॉट वर्क, तब क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं। उसे कहा जाता है डायलिसिस या हीमोडायलिसिस। ये एक प्रोसेस होता है पूरा, मैं आपको बताती हूँ। इस प्रोसेस में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा, हीमोडायलिसिस या इसे कहा जाता है अपोहन।
देखिए हीमोडायलिसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है उस ब्लड में क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिन है। उस यूरिन को क्या करना है, हमारी बॉडी से बाहर निकालना है। लेकिन हमारी किडनी फंक्शन कर ही नहीं रही है, हमारी किडनी में कोई फंक्शन हो ही नहीं रहा है, किडनी ख़राब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। उस कंडीशन में क्या होता है, उस पेशेंट का कराया जाता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, एक मशीन होती है जिसे हीमोडायलाइज़र कहते हैं। उस हीमोडायलाइज़र में क्या होता है, एक अपोहन विलय होता है। ठीक है, ये अपोहन विलय है, ऐसे समझ लेते हैं हम। इस अपोहन विलय में एक मशीन लगी रहती है जिसकी वॉल्स क्या होती हैं, सेमी परमिएबल होती है। क्या होती है, सेमी परमिएबल। देखिए ये डायग्राम तो आपको एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे से मिल जाएगा, बट यहाँ पे आप सिर्फ प्रोसेस को समझ लीजिए ताकि आपके माइंड में अच्छे से फिक्स हो जाए कि एक्चुअल में हीमोडायलिसिस क्या होता है। ठीक है, देखिए ये है हमारे पास कोई पेशेंट, यानी कि किडनी नॉट वर्क, किडनी काम ही नहीं कर रही है पेशेंट की। अगर किडनी काम नहीं कर रही तो यहाँ से क्या होगा, उसका ब्लड निकालेंगे। उस ब्लड कहाँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा। ठीक है, क्या जा रहा है, ब्लड कहाँ पे जा रहा है, हीमोडायलाइज़र में, जो क्या है सेमी परमिएबल है। यहाँ पे ये भी लिख दीजिए आप, इसको क्या बोलेंगे, हीमोडायलाइज़र। अब यहाँ पे अपोहन विलय है, फिर यहाँ से वापस क्या होगा, ब्लड पेशेंट। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये है हमारे पास वो पेशेंट जिसकी किडनी वर्क नहीं कर रही है। अब किडनी वर्क नहीं कर रही तो हम उसमें से क्या करेंगे, ब्लड निकालेंगे। ये मशीन लगी, ये ब्लड किस में जाएगा, इसमें जाएगा। यहाँ की जो वॉल्स है ना, यहाँ पे अपोहन विलय है यानी हीमोडायलाइज़र सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये सॉल्यूशन ऊपर नीचे होता रहेगा। इसकी वॉल क्या, सेमी परमेबल। यहाँ पर क्या होगा, ब्लड जैसे यहाँ पे आया, यहाँ से यूरिन जो है यानी नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो निकल कर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि वॉल कैसी है, सेमी परमिएबल है, और वो नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए क्या है, परमिएबल है, तो वो नीचे आ जाएंगे। वो तो नीचे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक प्रोसेस नहीं होती, उसको कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या रह गया, प्योर ब्लड रह गया, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट तो क्या हो गया, बाहर आ गया। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमारे कैप्सूल में होता था वो प्रोसेस हम करते हैं इस मशीन के थ्रू। यहाँ पर ब्लड हो गया। अब ब्लड कैसा हो गया, प्योर कंडीशन में हो गया, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट निकल गया उसमें से। अब ये ब्लड क्या होगा, वापस कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा पेशेंट में। इसे कहते हैं हीमोडायलिसिस। बहुत बार हम हमारी सरल लैंग्वेज में क्या होता है कि ब्लड को चेंज करवाने गए हैं, नहीं, ब्लड चेंज नहीं होता है। हमारी बॉडी का ब्लड हमारी बॉडी में ही रहता है, लेकिन किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, इस वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। उस कंडीशन को यानी कि उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए क्या करते हैं हम, हीमोडायलाइज़र का यूज़ करते हैं, यानी अपोहन का यूज़ करते हैं, और क्या बोल सकते हैं हम इसे, हीमोडायलिसिस करते हैं उस पेशेंट की, और उसके ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने के बाद वही ब्लड वापस उसी पेशेंट की बॉडी में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट भी निकल जाता है और उसका ब्लड वापस उसी की बॉडी में चला जाता है। हुआ ये क्लियर आपको? फिर से हमारे इस डायग्राम पे आते हैं हम। हीमोडायलिसिस कंप्लीट हो गया। तो आज हमारा जो 10th क्लास का चैप्टर 6 था, जैव प्रक्रम, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने 4 टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। पोषण पढ़ा है, श्वसन पढ़ा है, पाचन पढ़ा है, और आज हमने उत्सर्जन भी पढ़ लिया। ये चारों चीज़ें आई होप पूरी क्लियर हो चुकी होगी आपको। अगर नहीं हुई तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि क्या चीज़ फिर से रिवाइज़ करवानी है। तब तक अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमारा जो उससे आगे का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें हम पूरा नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तब तक ये और इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हुए हैं हमारे इसी चैप्टर से रिलेटेड, उनको रिवाइज़ करिए आप। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।